हेलो दोस्तों, आज है 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देश और दुनिया के ताजा अपडेट जानने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी ढेर सारी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम और ज्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी मेहनत करके बड़ी बड़ी खबरें लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज है 14 नवंबर का दिन और हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन स्कूल और कॉलेज में कई तरह के प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं और आज के दिन को लेकर बच्चों में काफी जोश और उत्साह भी देखने को मिलता है, क्योंकि आज ही का दिन तो है जो बच्चों का होता है। और वैसे आपको बताएं, हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव और स्नेह था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये मुख्य उत्सव और आयोजन आज 14 नवंबर के दिन होता है। और आज का ये दिन दोस्तों एक सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि हमारे समाज को ये याद दिलाने का अवसर भी होता है कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों की मुस्कान, मासूमियत और सपने ही भारत की असली ताकत है। भारत में बाल दिवस मनाने की शुरुआत 1956 में 20 नवंबर को हुई थी, जब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता था। लेकिन नेहरू जी के निधन 27 मई 1964 के बाद उनकी जयंती यानी 14 नवंबर को भारत का राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया और तब से लेकर हर साल इस दिन को बच्चों के नाम समर्पित किया जाता है। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, हमारे देश के इस शानदार और सुनहरे भविष्य के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है। और इसके अलावा एक अपडेट आपको और बताएं, आज डायबिटीज डे भी है। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी आज 14 नवंबर के दिन मनाया जा रहा है। और आज क्या दोस्तों, ये तो हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में हम मनाते ही हैं। डायबिटीज के बढ़ते जोखिमों के बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए, इससे बचाव के तरीके बताने के लिए आज का ये दिन भी बहुत ज्यादा खास है। शुगर की बीमारी जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 30 से 40% डायबिटिक मरीजों में किसी न किसी रूप में किडनी की समस्याएं भी देखी जा रही हैं। तो अगर किसी रोगी में डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है और शुगर अगर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आने वाले समय में किडनी खतरे में है। और वैसे आपको बताएं, हमारे देश में ICMR की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और आने वाले वर्षों में तो ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। और जिन लोगों का ब्लड शुगर अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें हार्ट अटैक, तंत्रिका, आंखों के साथ ही किडनी पर भी असर देखने को मिलता है। तो सावधानी जरूर रखना चाहिए। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें। होता ना कि कई लोग दिखने में तो फिट है लेकिन वो अंदर से बीमार हैं। दुबले लोगों में भी आजकल डायबिटीज की, शुगर की समस्याएं देखी जा रही हैं, तो सावधान रहना जरूर बन रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक और बेहद ही चौंका देने वाली खबर भी बताते हैं। और खबर दोस्तों ये है कि एक मिस्र की महिला है जिसके पेट में भी 9 बच्चे पल रहे हैं। हुए ना आप भी हैरान। दरअसल ये एक बेहद ही दुर्लभ चिकित्सकीय घटना है जिसने डॉक्टरों और लोगों को भी हैरान कर दिया है। ये महिला जब हॉस्पिटल के लिए चेकअप कराने के लिए गई तो वहाँ पर गर्भ में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। और ये खबर सुनकर दंपति और डॉक्टर भी हैरान रह गए। वैसे ये बेहद ही दुर्लभ और जोखिम भरा मामला है। डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों का गलत इस्तेमाल ये कारण बना है। तो आप देखिए, महिला के गर्भ में एक साथ 9 बच्चे पल रहे हैं। मिस्र में ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली विस्फोट के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ताकि कोई भी दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। गृह मंत्री ऑनलाइन माध्यम से गुजरात के एक स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। और इधर दिल्ली ब्लास्ट में एक और नया खुलासा भी हुआ है। i20 और इकोस्पोर्ट कार के बाद ये भी पता चला कि 32 अन्य पुराने वाहनों को तैयार करने की तैयारी चल रही थी और इनमें भी विस्फोटक लगाए जा सकते थे। यानी दोस्तों इस तरह के खुलासे ये दर्शा रहे हैं कि आतंकी समूह एक बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की फिराक में था। यानी जिस तरह से दिल्ली में धमाके हुए, ऐसे ही धमाके देश में 32 जगहों पर करने की इनकी योजनाएं थी। आतंकियों के मंसूबे बहुत ही भयानक थे। एक बड़ी आतंकी साजिश का एक खुफिया एजेंसियों ने गुरुवार को पर्दाफाश किया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली में यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। मेट्रो स्टेशन भी 20 मिनट पहले पहुंचे और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। यानी ब्लास्ट के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, क्योंकि सुरक्षा जांच वगैरह हो रही है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसे में आप जल्द से जल्द वहां पहुंचे। मेट्रो से जाने वाले लोगों को 20 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया और फ्लाइट से जाने वाले पैसेंजर को एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। दिल्ली में सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। इधर दिल्ली में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 50 मकान मालिकों पर भी FIR दर्ज की गई है। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद अब मस्जिद, मदरसों पर भी कड़ी नजरें रखी जा रही हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और किराएदारों का सत्यापन कराने में सहयोग करने की अपील की है। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में आज शुक्रवार से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी शुरू हो रहा है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 भारत मंडपम में
आज से शुरू हो रहा है और इस साल की जो थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें कई राज्य और देश भाग ले रहे हैं। मेले में 12 देश और 30 राज्य शामिल हैं। पहले 5 दिन व्यापारियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि बाकी दिन फिर आम जनता के लिए खुले रहेंगे और टिकट आप दिल्ली एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशनों से ले सकते हैं। इधर आप देखिए, अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने पीपीपी मॉडल के तहत देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी हमारे देश को जल्द ही 100 सैनिक स्कूलों की सौगात मिलेगी। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। गोल्ड के बाद अब चांदी पर भी लोन मिलेगा। आरबीआई ने सोने की तरह ही अब चांदी पर भी लोन देने का फैसला किया है। नए नियम जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से इस तरह के अपडेट लागू हो जाएंगे। इधर आप देखिए, दुबई का सीएल मरीना होटल 15 नवंबर को दुनिया के सबसे ऊंचे होटल के रूप में खुल जाएगा। ये 377 मीटर ऊंचा और इसमें 82 मंजिल है। ये दुबई के टूरिज्म को बढ़ावा देगा। दुबई में ये 15 नवंबर को खुल रहा है। साथ ही आप देखिए, बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के मामले में फैसला सुनाएगा और ऐसे में ढाका और अन्य शहरों में भी तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश में भी माहौल ठीक नहीं चल रहा है। सड़कों पर बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पर अपीलें और जगह जगह वहाँ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। उनकी लेबर पार्टी में असंतोष बढ़ता दिख रहा है और अपनों के खिलाफ बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसे में अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्टारमर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। ब्रिटेन की सियासत में भी आजकल उथल पुथल मची हुई है। इधर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए यूएस ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत समेत 7 देशों की 32 कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर शिकंजा कसते हुए 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें भारत की भी एक कंपनी शामिल है। इधर ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जापान के ताइवान को सैन्य समर्थन देने से चीन बौखला गया है। चीन ने जापान को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करने और आग से न खेलने को कहा है। कुल मिलाकर चीन और जापान में ताइवान को लेकर अब लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जापान ताइवान के पक्ष में डट कर खड़ा है और जापान ने ताइवान की मदद के लिए वहां सैन्य सहायता तक शुरुआत कर दी है और ताइवान को जापान के समर्थन से अब चीन बौखला गया है। इधर आप देखिए, चीन परमाणु शक्ति वाला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने हलचल बढ़ाई है। भारत G20 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज रेटिंग्स ने ये कहा कि भारत आने वाले 2 साल तक G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। मूडीज के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 2027 तक औसतन 6.5% रहने का अनुमान है। 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारतीय निर्यातकों ने सफलतापूर्वर्क नए मार्केट खोले हैं। इधर आप देखिए, ओपन एआई चैट जीपीटी से जुड़ी खबर है। ओपन एआई का नया लैंग्वेज मॉडल लॉन्च हुआ है। कंपनी ने चैट जीपीटी का 5.1 वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। इधर आपको दिखाएं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना यानी बिहार विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट आने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मुस्तैद की गई हैं। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव रिजल्ट भी आज देखने को मिल जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल आयोजन की सराहना की है, जिसमें 67.13% का रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जो साल 1951 के बाद से बिहार राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान रहा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार के 38 जिलों में से किसी में भी पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया गया है। साथ ही आप देखिए, बिहार पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि मतगणना में शांति भंग करने वालों पर एफआईआर होगी। स्पीडी ट्रायल से सजा भी मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम मतगणना को लेकर पुलिस मुख्यालय भी पूरी तरह सतर्क है। इधर बिहार में डीजीपी के आदेश पर आरजेडी नेता सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। काउंटिंग को लेकर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। सुनील सिंह ने कहा था कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा नजारा दिखेगा और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही आरजेडी नेता सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। काउंटिंग को लेकर उन्होंने इस तरह से भड़काऊ बयान दिए थे। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के सीकर में एक वोटर के 7 ईपिक कार्ड घर पहुंच गए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि 7 बार ऑनलाइन आवेदन से कार्ड बना। कुल मिलाकर राजस्थान के सीकर में एक युवा वोटर के 7 ईपिक कार्ड निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिए। कांग्रेस की इस टिप्पणी के बाद निर्वाचन आयोग ने इसका फैक्ट चेक भी करवाया। बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस पर स्पष्टीकरण देकर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। दरअसल 18 साल के एक वोटर के 7 वोटर आईडी कार्ड घर पर आ गए और सभी का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो अलग अलग था और ये कार्ड जब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गया, वायरल हुआ, तो कांग्रेस ने इसे वोट चोरी के मुद्दे से जोड़कर निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, लुधियाना में 10 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए गए। मलेशिया में बैठे 3 गुर्गों के थ्रू पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे और पंजाब में ग्रेनेड अटैक का इनका टारगेट भी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से संचालित किए जा रहे एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर काम करे 10 बड़े गुर्गों को गिरफ्तार किया। साथ ही आप देखिए, देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आतंकी बाबरी का बदला लेना चाहते थे। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को भी ये बड़ा खुलासा हुआ
हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके करने वाले थे और इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को एक बड़ा सुराग भी मिला है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर से भी सीधा संपर्क था। हालांकि तुर्की ने सफाई दी और कहा कि भारत के खिलाफ कट्टरपंथी गतिविधियों में हम शामिल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है। इधर दिल्ली धमाकों से जुड़ा अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन भी सामने आया। अरब देशों से फंडिंग, चांसलर फ्रॉड का आरोपी। वहीं ब्लास्ट में शामिल 2 डॉक्टर यही जॉब करते थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल गांव दोज में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच के घेरे में है। केंद्र सरकार ने ईडी को यूनिवर्सिटी के फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक इस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर मुजमिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी का नाम दिल्ली धमाके में आ चुका है और दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है। एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी रद्द कर दी है। वहीं विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ने वेबसाइट भी बंद कर दी। ये भी अपडेट आया कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकियों ने सेशन ऐप यूज किया था। रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर और ईमेल की यहाँ जरूरत नहीं होती है। वहीं मैसेज ट्रेसिंग भी यहाँ बेहद मुश्किल होता है। दिल्ली ब्लास्ट में तीसरी संदिग्ध कार हरियाणा में मिली है। शाहीन की एक कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमा एयरबेस को बुधवार को फिर शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। 1962 जंग के बाद बंद न्योमा एयरबेस फिर शुरू हुआ है। इधर देखिए आप, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विदायगी रद्द कर दी है। दल बदल कानून के तहत ये फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। साथ ही आप देखिए, हमारे देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अब जिंदा नहीं। उदय ने फिलहाल सर्वे शुरू किया है। हमारे देश में जनवरी 2009 में आधार कार्ड लागू हुआ था। हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत के 15 साल हो चुके हैं और इस दौरान 142 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड धारकों की मौत के बावजूद भी 1 करोड़ 83 लाख आधार कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए हैं। यानी करीब करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अभी भी एक्टिव हैं। वहीं रिश्वत कांड में मुंबई के जज और क्लर्क पर केस दर्ज हुआ है। जमीन विवाद में फैसला फेवर में सुनाने के लिए 25 लाख मांगे गए। क्लर्क 15 लाख लेते पकड़ा गया। मुंबई के मजगांव सिविल सेशन कोर्ट से जुड़ा एक रिश्वत कांड का मामला भी सुर्खियों में भी चल रहा है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक एसीबी ने सिविल सेशन कोर्ट के एक जज को भी आरोपी बनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवी पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की सलाह दी है। 1 महीने बाद फिर अगली सुनवाई होगी। पाकिस्तान की हरकतें और हालतें आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने खबर लिखने में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया। पाकिस्तान का एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार है डॉन, जिसने चैट जीपीटी से खबरें बनाई है। चैट जीपीटी से खबरें लिखने और एडिट करने का आरोप लगा है और ये विवाद भी तब शुरू हुआ जब अखबार ने गलती से एक एआई जनरेट किया गया प्रॉम्प्ट अपनी खबर में ही छाप दिया। यानी खबर तो कॉपी पेस्ट कर रहे थे चैट जीपीटी में, लेकिन दिमाग नहीं लगाया गया और वो खबर अखबार में भी छप गई जिसमें चैट जीपीटी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वो साफ साफ दिख रही थी और इसी को लेकर ये ट्रोल हो गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का गुरुवार को 7वां दिन और आज शुक्रवार को 8वां दिन है। यात्रा गुरुवार को यूपी में दाखिल हो गई थी। मथुरा पहुंचने से पहले लगातार दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। थोड़ा आराम करने के बाद अपनी यात्रा को फिर से आगे बढ़ाया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 1.5 साल बाद चुनाव होंगे। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने बड़ा ऐलान किया है। 4 दिन बाद अब शेख हसीना को सजा भी सुनाई जाएगी, जो हमने पहले ही देखा। इधर आप देखिए, 14 लाख अमेरिकियों को 43 दिन बाद सैलरी नसीब होने वाली है। सबसे लंबा शटडाउन जो है वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान से 3 महीने में बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया है और कहा कि कोई दूसरा रास्ता तलाशें। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने को कहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच यानी कुर्क कर ली है। दिल्ली सरकार में प्रशासनिक सुधार, लेखा विभाग के बड़े पदों को अपग्रेड और विलय किया गया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लेखा विभाग के बड़े पदों को अपग्रेड करते हुए उसे विलय कर दिया। ये निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के नियंत्रक, महालेखाकार और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में किया गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 13 नवंबर का दिन बहुत ही खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में प्याज के दामों में गिरावट से किसान भाइयों में हाहाकार मचा हुआ है। मंडियों में 1 रुपए किलो कीमत पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में प्याज की कीमतें 1-2 रुपए प्रति किलो तक गिरने से किसान गहरे संकट में है। लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए आप, लखनऊ और नोएडा समेत यूपी के 5 शहरों में 15 नवंबर से बिजली की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यूपी पीसीएल ने ये दावा किया है। हालांकि कर्मचारी संगठन अभी विरोध कर रहे हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में बिजली व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा।
वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये निजीकरण की तैयारी है। साथ ही कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला आप देख सकते हैं, महिलाओं को राहत दी गई है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में कार्यरत महिलाओं को मासिक भुगतान सहित पीरियड लीव प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने बुधवार को इसको लेकर एक आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया और आदेश के तहत 18 से 52 साल की उम्र की सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने 1 दिन का मासिक अवकाश दिया जाएगा और यह आदेश स्थायी संविदा और ठेके पर काम करने वाली सभी महिलाओं पर लागू होगा और ऐसे में हर साल 12 दिन का वेतन भोगी अवकाश महिलाओं को मिलेगा। इधर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ओएनजीसी गैस चोरी केस में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इसके अलावा देखिए आप सोशल मीडिया पर एक फेक खबर वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और डीए खत्म कर दिए गए हैं। आपको बताएं ये न्यूज फेक है और पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार सरकार ने केवल सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया है और जिसके तहत बर्खास्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं मिलेंगे। आजकल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें इस तरह का दावा किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 37 में एक नया बदलाव आया है। अगर कोई पीएसयू कर्मचारी सरकारी नौकरी में शामिल हो गया हो और बाद में गलत काम करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाए तो उसकी पेंशन और उसके सारे रिटायरमेंट फायदे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये सजा ज्यादा सख्त की गई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर भी आ रही है। पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी एक बड़ा अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों के जबरन रिटायरमेंट पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर सारा कंफ्यूजन खत्म करते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियमों के मुताबिक 10 साल से ज्यादा सर्विस करने वालों को ही पेंशन का अधिकार होगा। नए नियमों में सरकार ने कर्मचारियों को उनकी सर्विस की अवधि के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी उन कर्मचारियों की रहेगी जिन्होंने अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर लिए। सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो जाता है तो वह कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन का हकदार होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले रिटायर हो जाते हैं वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन कर्मचारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट सर्विस ग्रेच्युटी दी जाएगी। इधर आपको बताएं भारत का जॉब मार्केट फिर से तेजी पकड़ने की ओर है। नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्षेत्रीय विस्तार से 2026 में नौकरी चाहने वालों के लिए ढेरों अवसर आने वाले हैं। छोटे शहरों में भी नौकरियों की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 1 साल से नौकरियों की रफ्तार कुछ धीमी थी, थम सी गई थी। कंपनियां सावधानी से भर्ती कर रही थी और बाजार में भी अनिश्चितताओं का माहौल था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। इधर देखिए आप ईरान में जनता का गुस्सा भी उबाल पर है। राष्ट्रपति कार्यालय के सर्वे में 92% लोगों ने सरकार से असंतोष जताया है। महंगाई, बेरोजगारी और भूख से जूझती जनता ने स्थानीय अधिकारियों को कमजोर बताया है। 92% लोग अली खामेनेई सरकार से नाराज हैं। इधर आपको बताएं हरियाणा में 5वीं तक के स्कूल बंद होंगे। हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है, ऐसा अपडेट है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के डीसी को पावर सौंपी है। गाइडलाइन के अनुसार 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाई जाए। ये नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। हरियाणा में 2,41,000 पेंशनर्स को राहत मिलेगी। केंद्र के डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट में शामिल हो गए, घर बैठे ही सुविधाएं मिलेगी। सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक देश में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 में शामिल होने की घोषणा की है। हरियाणा में एनएसएस वॉलेंटियर की नई गाइडलाइन, पंखे और कमरे की सफाई नहीं करेंगे। गेस्ट मोमेंटो गिफ्ट पर भी रोक। 5 निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ाना जरूरी होगा। हरियाणा में सभी राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस कैंप को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कौमी इंसाफ मोर्चा पंजाब और विभिन्न किसान यूनियन आज यानी शुक्रवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान यूनियन के सदस्य सुबह 10 बजे तक शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होंगे और उसके बाद फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पब्लिक को परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी किया है, यानी शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे किसान। दिल्ली कूच की तैयारी, पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अंबाला दिल्ली हाईवे को लेकर भी अपडेट जारी हुआ है। पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी में बताया गया कि किसानों का रोष मार्च के चलते राजपुरा अंबाला दिल्ली हाईवे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शंभू में बंद रहेगा और इस दौरान वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। साथ ही पंजाब के पंच और उप सरपंच अब सरकार की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे। पंजाब सरकार ने इनके लिए एक नई नीति बनाई है। साथ ही आप देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कोलकाता टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका की चुनौती है और ये मैच आज शुक्रवार 14 नवंबर से ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना है। भारतवर्ष में हमारी पहचान हिंदू है। हिंदू शब्द सबको एक करने वाला है। उन्होंने कहा कि संघ को प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना संघ के बारे में राय मत बनाइए। साथ ही आपको बताएं राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। जयपुर की निर्जा मोदी स्कूल में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची। वहीं टीम ने स्कूल प्रशासनिक अधिकारियों तथा अमायरा के परिवार से मुलाकात की। निर्जा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा
मीरा मीणा की 12 दिन पहले जान चली गई थी, लेकिन अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। इस पर परिजनों ने जांच की धीमी रफ्तार और स्कूल प्रशासन की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई है। राजस्थान में एसआई भर्ती में 3 साल से ज्यादा आयु सीमा में छूट नहीं, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई है। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई पैटर्न पर बनेगा। आरबीएसई के 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी होगा, मई में दूसरा एग्जाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न भी इस बार बदल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार सत्र 2026-27 से 2 बार होने वाली परीक्षा फरवरी, मार्च और मई महीने में होगी। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव, साल 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए अपडेट देखने को मिलेंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर आए। साथ ही झुंझुनू में भ्रूण लिंग की जांच करने के मामले में पकड़े गए एक फर्जी डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में उसने बताया कि मैं 2003 से ये काम कर रहा हूँ, 1 करोड़ कमा लेता हूँ और 50 लाख जमानत में चला जाता है। कोई जिंदगी भर तो जेल में रहना नहीं है, आराम करने जाता हूँ। फर्जी डॉक्टर 8वीं बार पकड़ा गया है। ये मामला खेतड़ी इलाके का बताया जा रहा है। जयपुर को मिला नया इंटरनेशनल कनेक्शन। पहली बार भूटान एयरलाइंस का विमान पिंक सिटी में उतरा। गुरुवार से सीधी फ्लाइट की शुरुआत भी हुई। राजधानी जयपुर को एक और अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। इधर आप देखिए, होमगार्ड डीजी मालिनी अग्रवाल अजमेर पहुंची, कहा कि जल्द भर्ती होगी। होमगार्ड को 250 रुपए विराम भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे सियासी विवाद के बीच अब एडॉक कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कमेटी के 4 सदस्यों ने मिलकर 5 सदस्यीय क्रिकेट ऑब्जर्वेशन कमेटी का गठन किया। ये नई कमेटी अब आरसीए की सीनियर और जूनियर पुरुष और महिला सिलेक्शन कमेटी के फैसलों की समीक्षा करेगी। इधर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से खबर आ रही है। 148 सूचना सहायकों को नोटिस जारी हुए हैं। निर्वाचन कार्य ग्रहण न करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान के उदयपुर में भुवाना स्थित थर्ड स्पेस में मस्त फेस्टिवल का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक किया जाएगा। 3 दिन के इस फेस्टिवल में आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी का रंगीन संगम देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, राजधानी जयपुर में आज यानी शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें वीआईपी अधिकारी और आमजन बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इलाके में रूट डायवर्जन और पार्किंग की खास व्यवस्थाएं की हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। खाटू श्याम जी में नया नियम देखिए आप, मंदिर बंद तो बाजार भी बंद। राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में ट्रैफिक जाम और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक हुई। दिल्ली मुंबई हाईवे पर लेन ड्राइव नियम लागू हो गया है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर वाहनों को अब तय लेन में चलना पड़ेगा। हाईवे पर वाहनों की ओवर स्पीड पर चालान कट जाएगा। किस लेन में कौन सा वाहन चलाएं, इसको लेकर भी अपडेट आप देखिए। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन लेन में तय गति की सीमा तक वाहन चलाने को लेकर अभियान भी चल रहे हैं। ओवर स्पीड वाहनों को कैमरे से ट्रैप कर चालान बनाए जाएंगे। साथ ही आपको बताएं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले रनिंग कर्मचारियों ने अपने लंबित मुद्दों को लेकर 17 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। जयपुर समेत उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी रनिंग कर्मचारी आंदोलन करेंगे। जयपुर में लेपर्ड सफारी का नया नियम लागू हुआ है। पर्यटकों के लिए बदले सुबह और शाम के स्लॉट। राजधानी जयपुर की तीनों लेपर्ड सफारी जालाना, आमागढ़ और बीड़ पापड़ में नया समय लागू कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सत्र 2025-26 के तहत आवेदन सुधार की अंतिम तारीख बढ़ाई है। पात्र अभ्यर्थी 14 नवंबर 2025 तक अपने आक्षेपित आवेदनों में सुधार या लापता दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ये सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके आवेदन डॉक्यूमेंट में कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मशहूर यूट्यूबर और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम गुर्जर की जान चली गई। राम अपनी कार से अपने गाँव बाजना लौट रहे थे। इधर मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में एक बार फिर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। क्रिमिलेयर को लेकर मुद्दा गूंजा। याचिकाकर्ता सपक्ष के वकीलों की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लंबी जीरा पेश की गई। अगली सुनवाई 20 और 21 नवंबर की तय हुई है। इधर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप से 26 बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। गुरुवार को एसआईटी ने गिरफ्तार शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। मध्य प्रदेश में क्षत्रिय समाज अब आर पार के मूड में है। समाज की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 15 नवंबर शनिवार को भोपाल के खुशीलाल ग्राउंड में विशाल क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। साथ ही आप देखिए, जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती पर 32 कैदी रिहा होंगे। इनमें 9 आदिवासी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब हर साल 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस अवसर पर राज्य की जेलों में अच्छे आचरण वाले आजीवन कारावासियों को समय से पहले रिहा करने की परंपरा शुरू होने जा रही है। जबलपुर केंद्रीय जेल से इस दिन 32 कैदियों को सजा में छूट दी जा रही है। सभी बंदी 15 नवंबर को रिहा किए जाएंगे। सागर नगर निगम ने वाटर टैक्स बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं और नई दरें 1 नवंबर से लागू की गई हैं। 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी। अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार का दावा कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और इस पर खरीदी पर संकट मंडरा रहा है। वजह प्रदेश के 2739 धान खरीदी केंद्रों के 15,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं और ऐसे में खरीदी प्रभावित होना
तय माना जा रहा है। योगी सरकार ने बदला बुजुर्गों वाली पेंशन का सिस्टम, फोन कर पूछा जाएगा एक सवाल, 65 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में अब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जो बुजुर्ग पेंशन बनवाने तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालयों तक भटकते थे, उन्हें अब सरकार खुद फोन करेगी और पूछेगी कि आपकी आयु 60 साल की हो गई है, क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन बन जाएगी और इस नई व्यवस्था से करीब 65 लाख से अधिक बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इस नई व्यवस्था को फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल किया गया है। लखनऊ से रोहिंग्या बांग्लादेशी निकाले जाएंगे। 5 नए वेडिंग जोन भी बनेंगे। हाउस टैक्स पर 10% छूट जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड हाईकोर्ट पैसा नियमावली पर सख्त हो गया है। नियमावली की बाधाएं दूर की जाए। 3 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय देते हुए मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देश भर में अब राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के 1 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि खनन गतिविधियां वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए इन्हें पूरी तरह रोकना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले यह प्रतिबंध केवल गोवा राज्य के लिए लागू था, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। रांची में 30 नवंबर को वनडे मैच भारत दक्षिण अफ्रीका में मुकाबला, 25 नवंबर के बाद टिकट मिलेंगे। हिमाचल सीएम ने 24 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। विंटर सेशन में रखे जाने वाले विधेयक पर चर्चा होगी। नई भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। इधर आपको बताएं, देहरादून के परेड ग्राउंड पर पिछले 4 दिनों से चल रहा उपनल कर्मचारियों का आंदोलन अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन यानी CISE ने गुरुवार 13 नवंबर को बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट यानी टाइम टेबल जारी कर दिया है। ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी हो गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन भारत में लॉन्च हो गया है। OnePlus ने लॉन्च किया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 84,478 पर बंद हुआ। निफ्टी 3 अंकों की तेजी के साथ 25,879 पर क्लोज हुआ है। सोने चांदी के भावों को लेकर भी अपडेट बताते हैं। सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 2,641 रूपए बढ़कर 1,26,554 रूपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 6,025 रूपए बढ़कर 1,62,730 रूपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 14 नवंबर शुक्रवार को मेष राशि वालों की आर्थिक स्थितियां सुधरेगी। वृष राशि वालों के रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से कर्क राशि वालों को सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों को ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अचानक सारे काम बन जाएंगे और रियल एस्टेट से भी जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। मकर राशि वालों का पैसा फंसा हुआ या किसी को उधार दिया हुआ है तो वापस मिलने की संभावनाएं रहेगी। कुंभ राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। मीन राशि वालों को मेहनत का अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है। रुका हुआ इनकम सोर्स भी दोबारा शुरू होगा। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यार भरा सा कमेंट भी करिएगा। हम हर रोज आपके लिए मेहनत करके अच्छा अपडेट्स लेकर आते हैं और ये बड़ी खबरों वाला वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमें आगे बढ़ाता रहे। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।